Good morning, India. Monday to Friday, बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। Hello, good morning. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं साहिल खंडेलवाल आप सबका स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ एन अकेडमी। जैसा कि आपको पता है, हम ज्योमेट्री पढ़ रहे थे और ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था सप्लीमेंट्री एंगल। उसके हमने क्वेश्चंस भी किए, समपूरक कोण के क्वेश्चन किए, पूरक कोण के क्वेश्चन किए। तो छोटा सा मैं एक रिवीजन के तौर पर आपसे पूछना चाहूँगा कि पूरक कोण क्या होते हैं, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, आप मुझे बताइएगा। तो जल्दी से मुझे बताएं, क्योंकि हमारी जो ज्योमेट्री चल रही है बहुत अच्छे से मैं एक एक चीज़ क्लियर करके आपको पढ़ाने वाला हूं। ये ज्योमेट्री का सेशन दूसरा है, ठीक है। कुछ शारीरिक दिक्कतों की वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया था, कोई बात नहीं, लेकिन ये पार्ट 2 है और इसी तरीके से चलते रहेंगे। टाइप टू टाइप, स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को अच्छे से पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट जल्दी से जुड़ जाइएगा। चलिए अभी ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, बॉडी थोड़ा रहता है, लेकिन अभी थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। कोशिश करते हैं, पढ़ते हैं अच्छा, उसके बाद देखते हैं। चलिएगा, तो सारी चीज़ें क्लियर करते हैं और साथ के साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, एक रिवीजन के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वह एंगल होते हैं जिनमें केवल दो कोण है ना। कोई भी जो पूरक कोण होंगे ना, केवल दो कोण होंगे। पूरक कोण क्या होते हैं? एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी कि अगर ए और बी दो पूरक कोण हैं तो उन कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। इसी तरीके से सप्लीमेंट्री की अगर मैं बात करूं तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या कहलाते हैं? समपूरक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समपूरक कोण कहलाते हैं। तो उसमें क्या होते हैं? उसमें भी दो कोण ही होते हैं। उन दो कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो कभी भी बहुत सारे स्टूडेंटों को अक्सर ये कन्फ्यूजन रहता ही होगा अक्सर कि क्या समपूरक कोण रैखिक कोण युग्म है क्या? नहीं। क्या ये स्ट्रेट एंगल है क्या? ऐसा नहीं है। हर चीज़ की अपनी अपनी परिभाषा है। समपूरक कोण समपूरक कोण कहलाएगा, रैखिक कोण रैखिक कोण है। उसमें कितने भी एंगल आ सकते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि अगर मैं लीनियर पेयर आपको पढ़ाऊंगा भी है ना, लीनियर पेयर में आप कितने भी एंगल लाइए, सबका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अगला जो एंगल था, अगला जो पॉइंट था वो 9th पॉइंट, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल को कहते हैं आसन्न कोण या फिर संलग्न कोण भी इसको कहा जाता है। अब बहुत सारे बच्चों को बचपन से लेके आज तक जो ज्योमेट्री से काफ़ी दूरियां बनाकर रखते हैं, उनको यही दिक्कत हो जाती है कि सर हमें पता नहीं चलता कि एडजेसेंट एंगल क्या है, संलग्न कोण क्या होता है और इसके कैसे पहचाने कि कौन सा एंगल, कौन सा को एडजेसेंट एंगल है ना। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, चलिए ठीक है ना। तो आसन्न कोण क्या होता है? तो अगर मैं आपसे बात करूं कि कोई भी मैंने एक वर्टेक्स मान लिया, कोई भी एक वर्टेक्स मान लिया, उस पे एक एंगल मैंने ऐसे बना दिया, एक लाइन मैंने, एक किरण मैंने ऐसे बना दी, एक रे मैंने ऐसे बना दी, ठीक है। तो ये मैंने मान लिया इसको O, इसको मैंने मान लिया A, इसको मैंने मान लिया B, इसको मैंने मान लिया C। और यहाँ पर जो आपको एंगल दिख रहा है ये आपका एंगल 1 है और ये आपका एंगल 2 है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आपके, हाँ, तो ये मैं आपसे ये कहूँगा कि जो एंगल और 1 और 2 है ना, ये 1 और 2 है ना आपके, ये क्या हैं? आपके एडजेसेंट एंगल हैं।
आप कहोगे सर ऐसा क्या हो गया, आपने डायरेक्टली इनको नाम कैसे दे दिया कि ये जो एंगल है एडजेसेंट एंगल है। तो एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूं कि वह एंगल जो किन्हीं एक कॉमन लाइन पर बने हो। एक कॉमन लाइन है यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि हर एक प्रॉपर्टी होती है एडजेसेंट एंगल की, उनका एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। ये क्या होता है, वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स को कहते हैं शीर्ष, यानी कि एडजेसेंट एंगल तभी होगा तब उनका कॉमन शीर्ष हो। तो पहली कंडीशन क्या है, पहली शर्त क्या है आसन्न कोण होने की, पहली शर्त आप समझ लीजिएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि उनका वर्टेक्स कॉमन हो। समझ लेना है ना, कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना। वर्टेक्स क्या हो, कॉमन हो, यानी कि आपका जो शीर्ष हो ना वो उभयनिष्ठ हो, पहली बात। तो इसने पहली परीक्षा तो पास कर ली, ठीक है, शीर्ष उभयनिष्ठ होना चाहिए। दूसरा क्या कंडीशन होती है, दूसरी कंडीशन इस प्रकार से आपके सामने आती है कि जो एक लाइन होनी चाहिए ना वो कॉमन होनी चाहिए, इन दोनों के बीच में कॉमन लाइन होनी चाहिए। तो क्या होता है, कॉमन लाइन होनी चाहिए, यानी कि इनके बीच में क्या होनी चाहिए, एक उभयनिष्ठ रेखा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक उभयनिष्ठ रेखा होनी चाहिए। शीर्ष उभयनिष्ठ होना चाहिए, एक उभयनिष्ठ रेखा होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन ये भी है, आप जरा ध्यान से देखेंगे और आसन्न कोण को तभी आप समझ पाओगे, बिल्कुल बेसिक से समझ पाओगे कि पहली कंडीशन कॉमन वर्टेक्स हो, कॉमन लाइन इनके बीच में हो। तीसरी कंडीशन क्या है कि कॉमन लाइन के दोनों ओर एंगल बने हों, तब जाके वो आसन्न कोण कहलाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी बात क्लियर हो रही है सभी स्टूडेंट को, जल्दी से मुझे बता दें, क्योंकि तभी आप इंटरेस्टिंग चीज़ों को और इंटरेस्टिंग बना पाओगे। मैं यही कहना चाहता हूं कि आपका वर्टेक्स कॉमन हो, यानी कि शीर्ष आपका कॉमन हो। दूसरी कंडीशन आपकी एक कॉमन लाइन हो जो कि मेरे को दिख रही है। तीसरी कंडीशन उस कॉमन लाइन के दोनों तरफ एंगल होने चाहिए। तो तीनों कंडीशन अगर फुलफिल होंगी तभी वो कोण आसन्न कोण कहलाएगा। यानी कि कभी भी हम ये नहीं कर सकते कि भाई साहब मैंने ऐसे कोई कोण बना दिया, ये लीजिए, ये मैंने मान लिया O पॉइंट है, ये मैंने मान लिया C पॉइंट है, और ये लीजिए, तो मैंने इसको माना एंगल 1 और इसको मैंने माना एंगल 2, और मैंने पूछ लिया आपसे कि ये अगर B है, ये अगर A है, तो क्या एंगल COA और एंगल COB आपस में आसन्न कोण है क्या? आपस में आसन्न कोण है क्या? नहीं है, ठीक है। हाँ, तीसरा पॉइंट बोल तो दिया था ना मैंने, तीसरा पॉइंट वही है, आसन्न कोण नहीं है। क्यों नहीं है? बहुत सारी कंडीशन है। देखो सर, एक कॉमन लाइन बीच में है, लेकिन क्या वो एंगल बना रही है कि दोनों तरफ? नहीं बना रही ना, तो काम ही खत्म हो गया। तो ये आसन्न कोण नहीं होंगे, ठीक है। तो आसन्न कोण की सही परिभाषा आज आपने समझ ली होगी, उसको संलग्न कोण भी बोलते हैं। और ऐसा मैंने नहीं बोला है, ध्यान रखना, कि आसन्न कोण बराबर होते हैं, ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला है। भाषा का बहुत ही अच्छे से उपयोग करना सीखना, क्योंकि छोटी छोटी चीजें आपको गलत और सही में फर्क नहीं बता पाएंगी। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने बस बोला है कि आसन्न कोण की पहचान किस प्रकार कर सकते हो। मैंने ये बिल्कुल भी नहीं बोला कि आसन्न कोण बराबर होते हैं, नहीं बोला है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने आ रहा है लीनियर पेयर वाला, ठीक है, कोणों का रैखिक युग्म। क्या पढ़ाने वाला हूं अब? अगला जो 10th एंगल है आपका, कोणों का रैखिक युग्म। कोणों का रैखिक युग्म, इसको बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। यानी कि अगर थर्ड पॉइंट लिख दो, लिखने की कुछ नहीं, मैं समझाता हूं। देखो, थर्ड पॉइंट कहता है कि एक कॉमन लाइन जो थी ना ये वाली, उसके दोनों तरफ होने चाहिए एंगल।
ऐसा नहीं कि एक ही तरफ आ गए दोनों, तो आसन कोण नहीं कहलाएंगे। एक एंगल, जैसे ये एंगल 2 इस प्रकार है और ये एंगल 1 इस प्रकार है, इस तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन अभी नहीं, क्वेश्चन पहले थ्योरी के बाद है ना। क्वेश्चन हालांकि बहुत सारे हैं मेरे पास, आप बेफिक्र रहिए। क्वेश्चन इतने हैं कि आपको नींद भी उड़ सकती है। ये क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो काफ़ी हैं, लेकिन पढ़ोगे नहीं तो करोगे कैसे, है ना। तो समझदारी वाली बात किया करो। चलो, तो कोणों का रैखिक युग्म की बात कर रहा था, यानी कि अगर एक रेखा मैंने आपको दे दी, एक रेखा ए ओ बी मेरी एक रेखा है, उसके बाद मैंने यहाँ पर बोल दिया कि भैया ये मैंने कोई एक अलग से लाइन खींच दी यहाँ पर, जिसको मैंने बोल दिया सी, और ये मैंने बोल दिया एक्स, और ये मैंने बोल दिया वाई। तो रैखिक कोण युग्म क्या कहता है कि किसी एक रेखा पर स्थित सभी कोणों का योग 180 डिग्री होगा हमेशा। हाँ, टेस्ट होगा आज, टेस्ट है आज, ठीक है ना, टेस्ट होगा। तो यहां पर मैं कह सकता हूं इस रेखा पर स्थित सभी कोणों का मान 180 डिग्री होगा। अब चाहे वो दो कोण क्यों ना हो, तो मैं कह सकता हूं x प्लस वाई 180 डिग्री होगा। लेकिन कंडीशन क्या है, जल्दी से बताओ। वो लाइन 180 डिग्री होनी चाहिए। समझ में आ रही है ना बात। और वो हमेशा 180 डिग्री होती है, कोई भी लाइन हो। अगर मैं इस लाइन को ऐसे भी खींच दूंगा ना, तो भी ये लाइन आपस में 180 डिग्री बना रही है ना। कर्व लाइन नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ये लाइन हो गई, ये भी 180 डिग्री है अपने आप में। अगर यहां पर मैं कोई पॉइंट रख दूं, ये पॉइंट मैंने यहां रख दिया, लो ये पॉइंट, अरे यार ये पॉइंट मैंने यहां रख दिया, तो इसके बिहाफ पर भी मैं बहुत सारे रैखिक कोण युग्म बना सकता हूं। मैंने बोल दिया ये 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4, तो यहां पर भी आप रैखिक कोण युग्म लगा सकते हो। तो वो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 का सम 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी लगी हुई है। ठीक है, लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी लगी हुई है। समझ में आ गई बात सबको क्लियर हो गया। आगे चलें आपके लिए, चलिए अब अगला जो पॉइंट आता है वो कौन सा आता है, अपना 10वां 11वां चल रहा था ना। चलो अगला पॉइंट आपको बोल देता हूं मैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा आज, ठीक है ना। तो जल्दी से हम थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं लाइन्स एंड एंगल्स की, फिर क्वेश्चन करेंगे उसके। वर्टिकली अपोजिट एंगल को आपने बचपन में पढ़ा होगा, शीर्ष अभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अब शीर्ष अभिमुख कोण को कैसे पहचाना जाएगा। शीर्ष अभिमुख कोण बहुत प्यारा कोण होता है। कभी भी दो लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दें, दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दें केवल एक बार, तो दिख रहा है इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट के चारों तरफ अलग अलग कोण बन जाते हैं, आपको दिख ही रहा होगा। मैंने इसको ए भी माना, इसको मैंने माना सी डी। अब हमारे कौन कौन से कोण बन गए, एक कोण हमारा ये बन गया जिसको हम बोल देंगे एंगल 1, एक कोण हमारा बन गया एंगल 2, एक कोण हमारा बन गया एंगल 3, एक कोण हमारा बन गया एंगल 4। तो मेरी बातों को अब ध्यान से और गौर से सुनिएगा कि किन्हीं भी दो लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, किन्हीं भी दो लाइनों का, अब बोला गया है व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर वर्टिकली अपोजिट एंगल आर फॉर्म्ड। ठीक है ना, दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो शीर्ष अभिमुख कोण बन जाते हैं। शीर्ष अभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी कि आमने सामने वाले कोण आपस में बराबर होंगे। ये बात आपके दिमाग में रखनी है, इसलिए मैं लिख भी रहा हूं और जो लिख रहा हूं वही सत्य है, तो ध्यान रखिएगा। तो एंगल 1 बराबर आपका एंगल 2 होगा और एंगल 3 बराबर आपका एंगल 4 होगा। इसका कारण क्या है, कारण आप ये कह सकते हैं क्योंकि ये जो कोण है शीर्ष अभिमुख कोण है। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सबको क्लियर हो गई क्या बात। चलें आगे और अच्छी चीजें पढ़ते हैं, चलिएगा। अब अगली लास्ट लाइन्स एंड एंगल्स की लास्ट प्रॉपर्टियों में से आते हैं और अच्छे एंगल क्या होते हैं, चलिएगा। अब मैं आपको बता देता हूं, हर एक चीज को बताता हूं, देखिएगा। एंगल
मेड बाई ए ट्रांसवर्सल विद टू लाइन्स। दो रेखाओं के साथ तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए कोण। अब ये बड़ी प्रॉपर्टी है और आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा और उसके बाद हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो गाइस रेडी हो जाइए आप सभी स्टूडेंट, और आप सभी से यही कहूँगा कि फर्स्ट क्लास ज्योमेट्री पढ़ाने वाला हूँ। आप वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है ना। ये मैं आपसे एक बार ही कह रहा हूँ, उसके बाद बाकी आपकी मर्जी है। अब मैं इसको चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये बहुत काम की चीज़ बताने वाला हूँ, तो चलिएगा, ठीक है। चलिए तो आप चीज़ें देखते हैं। आपसे मैं ये कह दूं कि दो आपके सामने लाइंस मैंने खींच दी, दो लाइन है इस तरह से, ठीक है। थोड़ा और मैं उसको उस पे ले लेता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे, है ना, जिससे बड़ा बड़ा मैं आपको समझा पाऊँ। दो लाइन मैंने ये ली और एक ट्रांसवर्सल लाइन यानी कि तिर्यक रेखा काट दिया इसको, ठीक है। यानी कि कोई भी दो लाइन है, मैंने मान लिया इसको ए बी, मैंने मान लिया सी डी। तो ध्यान रखना इस बात को, आपका जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन आप ये बोल दीजिए कि एल आपकी क्या है, ये एक तिर्यक रेखा है। क्या है एल आपकी, क्या है, एक तिर्यक रेखा है। सब दिख रहा है ना, क्लियर। चलिए एल आपकी क्या है, एक तिर्यक रेखा है। यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये बहुत सारे एंगल बना रहे हैं। देखो ना, आप अपने आप पता लग जाएगा कि कितने सारे एंगल बन रहे हैं। देखो एंगल 1 नाम दे दिया, एंगल 2 नाम दे दिया, एंगल 3 नाम दे दिया, एंगल 4 नाम दे दिया, मैंने इसको दे दिया मैंने एंगल 5, इसको दे दिया एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। तो जल्दी से देख लीजिए आप सभी स्टूडेंट, सबसे पहला एंगल हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब यहां के अलग अलग एंगल आएंगे। देखो करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल किसको बोलते हैं, संगत कोण। नाम संगत है, संगत क्या होती है पता है क्या आपको, यानी कि आपका दोस्त कुछ भी काम कर रहा हो, अच्छा हो चाहे बुरा, आप उसकी संगत में आ जाते हैं, यानी कि वो कोण आपका क्या हो जाता है, संगत कोण हो जाता है। इसी तरीके से आपकी सारी ये कोण है, ठीक है। चलिएगा तो संगत कोण के बारे में आपको मैं बता देता हूं। संगत कोण क्या कोण होता है कि तिर्यक रेखा है ना, जो ये लाइंस हैं, लाइन के एक तरफ सेम पोजीशन में स्थित एंगल को संगत कोण बोलते हैं, सेम पोजीशन में। और संगत कोण आपस में बराबर और होते हैं, ध्यान और रखना। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं, जो संगत कोण होंगे वो आपस में बराबर होंगे, पहली बात तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं संगत कोण कौन कौन से, मैं ये देख रहा हूं और आपको भी दिखाना चाहता हूं। सामने देखिएगा, ये मेरी लाइन है और यहीं तो दोनों इंटरसेक्ट हो रही हैं लाइनें, तिर्यक रेखा और ये। तो ये जो कोण्स बन रहे हैं सारे, 4 यहां बन गए और सेम 4 यहां बन गए, दिख रहे होंगे आपको। अब इनका आपस में एक संबंध है। अब ये वही वाली बात आ गई ना कि ये नीचे वाला घर, भाई प्लॉट कटे हुए हैं, ऊपर 4 फैमिली रहते हैं और नीचे भी 4 लोग रहते हैं एक फैमिली में। अब संगत क्या होगी, इस वाले रूम, सेम रूम बने होते हैं ना, आप देखते होंगे प्लॉट्स देखते होंगे, सेम रूम बने होते हैं। तो यहां पर देखो ये एक है ना, ये एक, ये 5 के संगत है, क्योंकि ये भी लाइन के ऊपर है, ये भी लाइन के ऊपर है। 4 ये लाइन के ऊपर है तो 8 भी लाइन के ऊपर है। 3 लाइन के नीचे है, ये 7 भी लाइन के नीचे है। 2 लाइन के नीचे है तो 6 भी लाइन के नीचे है। तो संगत कोण क्या क्या है आप खुद लिख के बताएंगे मेरे को। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि एंगल 1 बराबर आपका एंगल होगा किसके, 5 के, लाइन के ऊपर ऊपर। साथ के साथ एंगल 2
आपका बराबर होगा एंगल 6 के, आपका एंगल 4 बराबर होगा आपके एंगल 8 के, आपका एंगल 3 बराबर होगा आपके एंगल 7 के। क्यों होगा, क्या कारण है सर? संगत कौन है, समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। यही कि यही मुझे एक चीज दिख गई, दूसरा पॉइंट निकल कर आया। क्या हम वर्टिकली अपोजिट एंगल निकाल सकते हैं क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि शीर्ष अभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्योंकि मैंने जब एक लाइन बनाई थी ना, तो ये वही वाली बात आ गई, दो तिर्यक रेखाओं को एक दूसरे को काटें तो एक प्रतिच्छेदन बिंदु बन रहा है, जो कि ये रहा। तो इस प्रतिच्छेदन बिंदु के आमने सामने वाले कोण बराबर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल पता लग चुके हैं सर हमें। कौन कौन से हैं सर? एंगल 2 बराबर एंगल 4 होगा, बराबर होते हैं शीर्ष अभिमुख कोण, बताया था मैंने। एंगल 1 बराबर आपका एंगल 3 होगा, ठीक है। इसी प्रकार एंगल 5 बराबर एंगल 7 होगा और एंगल 8 बराबर एंगल 6 होगा। किसी को कोई आपत्ति, किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक मेरे प्यारे स्टूडेंट को अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, आप थोड़ा दिमाग रखना बस, ठीक है। अब बात करता हूं अल्टरनेटिव एंगल की। एकांतर कोण आप सबका फेवरेट होगा बचपन से ही, क्योंकि होता ही है ये फेवरेट। तो तीसरा एंगल क्या आ जाता है? अल्टरनेटिव एंगल, वो भी आपस में बराबर होते हैं। अल्टरनेटिव एंगल, अल्टरनेटिव एंगल उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एकांतर कोण, वो भी आपस में बराबर होते हैं। सर कौन कौन से अल्टरनेटिव एंगल हैं ये देख लीजिए। तो हम ये कह सकते हैं जो एंगल जेड की फॉर्म बनाए, दिख रहा है जेड बना रहे हैं। कौन कौन से बना रहे हैं? ये अंदर वाले बना रहे हैं, 3 और 5, 3 और 5, 3 और 5। इसी तरीके से एक जेड ये भी बन रहा है, 2 और 8, 2 और 8। यानी कि अंदर अंदर वाले तो सारे कवर हो गए भाई साहब, ठीक है। अंदर अंदर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं इसको अलग से ले लेता हूँ ना, एक बार अच्छे से समझा पाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए, तो मैं अल्टरनेटिव एंगल की बात कर रहा था। तो अल्टरनेटिव एंगल यानी कि एकांतर कोण। तो अब मेरी बात सुनना, एकांतर कोण भी 2 तरह के होते हैं, एक तो इंटरनली और एक्सटर्नली। यहाँ पर मैं आपसे ये कह सकता हूँ, ये कोण आपका बन रहा है, दिख रहा है जेड, जेड की टर्म बन रही है 3 और 5, ये आपस में बराबर होंगे। यानी कि एंगल 3 बराबर आपके एंगल 5 के होगा, ठीक है। ये वाला दिख रहा है आपको 2, आपका एंगल 8 के बराबर होगा। 2 आपका एंगल 8 के बराबर होगा। साथ के साथ में ये तो क्या हो गए? ये हो गए इंटरनल, इंटरनल अल्टरनेटिव एंगल, इंटरनल अल्टरनेटिव एंगल, इंटरनल अल्टरनेटिव एंगल। अंदर अंदर के कोण ही तो आए, 2 आ गया, 8 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया। सर बाहर वालों का क्या है? बाहर के भी होते हैं, यानी कि ये तो अंतः एकांतर कोण हो गए, ठीक है। ये क्या हो गए? अंतः एकांतर कोण। तो बाह्य एकांतर कोण भी होते हैं, जी बिल्कुल होते हैं। एक्सटर्नल अल्टरनेटिव एंगल यानी कि बाह्य एकांतर कोण। जैसे कि सर कैसे निकालेंगे बाह्य एकांतर कोण को? तो आपको मैं बता देता हूं। ये जो लाइन थी ना, अब जब आपने इस लाइन के अंदर के ले लिए तो बाहर के ले लो। 4 बराबर हो जाएगा आपके 6 के, 4 आपका हो जाएगा 6 का बाह्य और 1 हो जाएगा 7 का। तो लिख लो, तो 4 बराबर हो जाएगा आपके 6 के और 1 बराबर हो जाएगा आपके 7 के, ठीक है। चलिए, तो सबसे बात चीज़ें क्लियर हैं। चलिएगा।
ठीक है ना, सब चीज़ क्लियर हो रही है आपकी। चलिए, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा और किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या भी नहीं होगी। अब एक प्रॉपर्टी और बाकी है, उसे और कंप्लीट कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ चलते रहेंगे। चलिए, अब एक प्रॉपर्टी क्या होती है, एक चीज़ है जो आपको पता नहीं है, क्या कहते हैं, कंसेक्यूटिव इंटरनल एंगल क्या होता है सर, और ये कब बनता है, कौन सी आकृति में बनता है, इसको बोलते हैं क्रमागत अंतःकोण। क्रमागत अंतःकोण। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हर चीज़ का नाम होता है, पता है आपको, हमें कुछ चीज़ रटनी नहीं है, हर चीज़ का एक नाम होता है, उस नाम से हमारी, और है ही वो चीज़, सेम चीज़ है और आपको पता भी है। आप अभी मुझे सब बताओगे, देखना, मेरे से ये बोला गया 1 यहाँ लिख दिया मैंने, 2 यहाँ लिख दिया, 3 और 4, 5 6 7 और 8। मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे ये बताओ कि क्रमागत अंतःकोण कौन कौन से होते हैं, कोई बताएगा मेरे को, आप में से कोई बता दे प्लीज़, कोई भी बताए, क्रमागत अंतःकोण युग्म कौन है, पेयर बताओ कौन सा है। पहले तो बताओ क्रमागत अंतःकोण कौन से, और फिर पेयर बताओ, मजा आएगा, बताओ। कंसेक्यूटिव इंटरनल, वेरी गुड नितिन सोनी ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड नितिन। एग्जैक्टली, यानी कि ऐसे अंतःकोण जो अंदर ही अंदर बन रहे हैं और लगातार बन रहे हैं, 2 और 5, 3 और 8। तो क्रमागत अंतःकोण युग्म का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ये ध्यान रखना, और जिंदगी में ये हमेशा ध्यान रखना, 2 पैरेलल लाइन के क्रमागत अंतःकोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्या है, क्रमागत अंतःकोण युग्म बन गया, पेयर बन गया, पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटरनल एंगल, पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटरनल एंगल, सम इज, बोलो। तो एक प्रॉपर्टी यहां से निकल कर आती है कि ईच कंसेक्यूटिव इंटरनल एंगल पेयर इज सप्लीमेंट्री, ठीक है ना। क्रमागत अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है, मैंने बोला है आपको लिखना है, ठीक है। और मैं लास्ट में जब पढ़ा दूंगा ना, तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा। वो नोट्स कहाँ से मिलेंगे आपको, मेरी टेलीग्राम से मिल जाएंगे। तो आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है ना किसी भी स्टूडेंट ने, तो ज्वाइन करते रहा करो, क्योंकि वहाँ अपडेट मैं देता रहता हूँ आपको। तो वो टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स बाय साहिल सर, ठीक है ना। तो वहाँ अभी तक जिसने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 3 और 8 का योग भी आपका कितना हो जाएगा, एंगल 3 और एंगल 8, ये भी 180 डिग्री हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, एंगल 3 और एंगल 8 क्यों हो जाएगा, मैंने आपसे पूछ लिया। अब आपके पास रीज़न है बोलने का, क्योंकि सर यह क्या है, कंसेक्यूटिव इंटरनल एंगल पेयर हैं, और हमने सीखा है कि प्रत्येक आंतरिक क्रमागत कोणों का योग संपूरक होता है, ठीक है, सप्लीमेंट्री होता है, ठीक है। चलिएगा, क्लियर हो गया, समझ में आ गया, क्लियर हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। चलिए, अब ये आया कैसे, सबसे पहला प्रश्न आप लोगों का बन जाता है, सर ऐसे कैसे याद कर लें, कुछ बताइए क्या कारण है इसके पीछे। तो कारण देख लीजिए, आपसे मैं ये कह सकता हूं क्या मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप है ना जब सारी चीजें पढ़ लेते हो ना, तो आप 2 सेकंड में प्रूफ कर सकते हो। आओ प्रूफ देख लेते हैं थोड़ा सा। मैं आपसे कहता हूं कि ये 5 है और ये 2 है, इन दोनों का सम ही तो दे रखा है 180। मैं आपसे कहता हूं क्या एंगल 1 एंगल 5 के बराबर नहीं होगा क्या, बोलो, क्या एंगल 1 आपका एंगल 5 के बराबर नहीं होगा क्या। आप हाँ या ना में जवाब दो, बोलो होगा सर। मैं पूछूंगा भाई क्यों होगा, कारण है आपके पास, बिल्कुल है सर, संगत कोण है, ठीक है, यानी कि ये एंगल 5 है इसका मतलब, बोले हाँ ठीक है। तो क्या हम ये कह सकते हैं किसी एक लाइन पर लीनियर पेयर लग गया, 2 कोण है तो उन दोनों कोणों का योग 180 हो गया। जी हाँ, तो प्रॉपर्टी जो पढ़ चुके होते हो ना वो सब जगह काम आती है, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट।
चलिए, तो अब लास्ट और फाइनल प्रॉपर्टी, देन उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे खूब सारा। चलिएगा, चलिए अब चलते हैं प्रॉपर्टी की तरफ। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है? बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। बोला गया है इफ टू ट्रांसवर्सल लाइन intersect three parallel line, यदि तीन समांतर रेखाओं, यदि तीन समांतर रेखाएं को दो तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करें, प्रतिच्छेदित करें। देखो प्रॉपर्टी देखना, मजेदार प्रॉपर्टी है। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या है कि मैंने क्या कह दी, तीन समांतर लाइन खींच दी और इनको क्या कर रहा है, दो तिर्यक रेखाएं प्रतिच्छेदित कर रही हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनते हैं इस पे। अब वो लाइन 50 भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि तीन ही होंगी, लेकिन प्रॉपर्टी आपको समझनी है कि तीन अगर ले लें और दो तिर्यक रेखा ले लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या कंडीशन है वो दिमाग में रखना। तो मैं तीन लाइन खींच देता हूं और दो तिर्यक लाइनें से इनको प्रतिच्छेदित कर देता हूं, जैसा कि प्रश्न में बोला गया है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, ये ए बी है, ये सी डी है, ये ई एफ है, तो आपस में पैरेलल हैं, क्योंकि क्वेश्चन में मतलब प्रॉपर्टी में बोला गया है ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के, तो आपस में ये तीनों पैरेलल हैं। ठीक है, आपस में तीनों पैरेलल हैं, तो क्या होगा, इनका रेशो बराबर होगा। रेशो कैसे, आप ये देख लीजिए। अगर मैं बात करता हूं AC का, तो AC का जो अनुपात है, अगर मैं EC से बात करता हूं तो समान रूप से BD का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा DF के। तो क्या आप मुझसे कह सकते हो कि सर ऐसे तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो AC का अनुपात है तो इस पूरी भुजा के साथ में ले लूं, यानी कि AE के साथ में, तो वो भी बराबर हो जाएगा। केवल ऊपर वाले लिया है ना मैंने इसमें AC, तो इसमें BD ले लो इसकी पूरी भुजा के साथ में। बिल्कुल सही है, तो ये प्रॉपर्टी नोट कर लेना। ठीक है, तो क्या हम ये भी कह सकते हैं सर, क्या भाई और क्या कहना चाहते हो कि सर नीचे वाले का ले लेता हूं पूरी भुजा के साथ में, यानी कि CE का AE के साथ में जो अनुपात है वो भी बराबर होगा फिर तो सर DF का इसके सापेक्ष में। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई खत्म आपकी। क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं, चलिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं और आप देना जवाब और मजा आएगा फिर आपको। चलिए स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं चीजों को। तो क्वेश्चन लिखो, हर एक बेसिक से है ना, हर एक चीज जो अभी तक पढ़ी है सबका रिवीजन हो रहा है क्वेश्चन के माध्यम से। मैंने यहां डाला A, O और B, ये एंगल है मेरा C, ये Y डिग्री है, ये X डिग्री है, और आपसे बोला गया है AOC और BOC आर इन लीनियर पेयर, यानी कि रैखिक कोण युग्म है। ठीक है, यह रैखिक कोण युग्म है। ठीक है, बोला गया है, आपसे बोला गया है x डिग्री माइनस y डिग्री बराबर अगर 80 डिग्री है तो x और y का मान निकालो। पहली छोटी चीज, फिर ऊपर से बड़ा। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर निकालें फटाफट से, क्योंकि ज़्यादा कठिन नहीं है।
पहला ही प्रश्न था। तो हमसे बोला जाता है भैया x प्लस वाई अगर हैं भी तो हमें क्या लेना था, इनका योग 180 होगा और उनका अंतर दे रखा है 80। तो अगर मुझे x निकालना हो तो क्या करूँगा, 180 प्लस 80 बटे 2 कितना हो जाएगा, 130। तो ये तो आ जाएगा आपका x और बचा कुचा क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा y। तो आप इनको सॉल्व करके निकाल सकते हो, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, 2 समीकरण सॉल्व करनी है, क्योंकि अगर लीनियर पेयर बोला ही गया है तो और क्या सॉल्व करके भी दे देगा क्या वो। तो x प्लस वाई बराबर अगर 180 है, x माइनस वाई बराबर आपका 80 होगा। तो इसको सॉल्व कर लेना, x और y की वैल्यू आ जाएगी। नाव और धारा की तरह भी सॉल्व कर सकते हो, वही कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न करके बताना है ना। आपको दे रखा है एंगल आर ओ क्यू 90 डिग्री है, ए अनुपात बी आपका 2:3 है। एंगल सी का मान निकालिए, निकालिए एंगल सी का मान। चलिए कैसे कर सकते थे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर थोड़ा दिमाग चलता है, ये 90 है तो ये पूरा भी 90 होगा, ऑब्वियस सी बात है भाई, ये लाइन स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये भी 90 होगा पूरा। ए अनुपात बी कितना दे रखा है, 2:3। तो इसी अनुपात में आप एंगल को बांटोगे, क्योंकि ये एंगलों का ही तो अनुपात दे रखा है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि 5 अनुपात बराबर अगर 90 डिग्री है तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 18 डिग्री। अब आप लोग मुझे बताओ एंगल बी कितना हो जाएगा, एंगल बी 54 डिग्री हो जाएगा ना। 54 डिग्री भाई, 3 रेशो है ना, 1 रेशो बराबर 18 है, तो एंगल बी कितना है, 3 अनुपात है, तो 54 हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, एंगल सी निकालना है। तो मेरे दिमाग में वही चीज चली, लीनियर पेयर। मैंने क्या कहा था कि ये अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन है और इस पर केवल 2 ही एंगल तो बन रहे हैं, एक तो एंगल बी बन रहा है और एक एंगल सी बन रहा है। एंगल बी का मान मैंने 54 डिग्री निकाल ही दिया है, तो अब मुझे टेंशन किस बात की, ये हो जाएगा मेरा 126 डिग्री। क्यों, 180 में से घटा दूंगा ना, है ना, 180 में से घटा दूंगा तो 126 डिग्री मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, सबका आ रहा है आंसर। चलिए अगला प्रश्न। और थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए स्लो हो रहा है, तो माफ़ी चाहता हूँ इस चीज़ के लिए। बस पढ़ाई कर लो, है ना। कुछ बच्चे कह रहे हैं थोड़ा फास्ट भाई, हो रहा है जैसा कर लो। ज़्यादा तेज़ बोलूँगा तो खांसी उठेगी, ठीक है ना। ए बी सी डी, ठीक है। ये बोल रखा है भैया एंगल 2C, एक लाइन यहाँ खींच दी, ये लाइन O, ये पॉइंट O है बीच वाला इंटरसेक्शन पॉइंट। ये आपका एंगल A मैंने मान लिया, ये आपका एंगल मैंने B मान लिया। ये पॉइंट मैं आपसे कह देता हूँ एंगल पॉइंट E है आपका ये, ठीक है। ये B हो गया, ये E हो गया। ये भाई साहब दे रखा है 75 डिग्री और ये आपको दे रखा है 4B, ठीक है। अब आपको दे रखा है क्वेश्चन में एंगल COE आपका 75 डिग्री है, वो तो हमें पता है। तो बताइए
ए बी सी का मान क्या होगा? तीनों का मान बता दो, ए बी सी तीनों का मान। करो क्वेश्चन को। एंगल बी तो सही निकाला है प्रदीप आपने, 21, ठीक है। एंगल ए सुरभि ने 84 सही निकाला है, कोई दिक्कत नहीं। अजय ने तीनों निकाल दिए हैं, लेकिन अजय आपका सी गलत है, 96 गलत है ना, एंगल सी गलत है आपका। चलो देखते हैं। तो क्या कहानी है, बस जो पढ़ाया उसी में से आएगा, देख लेना इसमें, क्योंकि अभी मैं सारी चीज़ें क्लियर भी कर रहा हूँ आपको पहले ही। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि दो लाइनें अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है उसके दोनों तरफ वर्टिकल या अपोजिट एंगल बनते हैं और वो आपस में बराबर होते हैं। तो एंगल ए बराबर 4b हो जाएगा, पहली कंडीशन तो ये रही। इससे क्या फ़ायदा उठाओगे सर आप? इससे मैं ये फ़ायदा उठाऊंगा कि मैं एंगल बी का मान निकाल लूँगा। क्यों, कैसे निकालेंगे? ज़रा दिमाग से सोचना मेरे प्यारे स्टूडेंट। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक लीनियर लाइन है और इस पर सारे एंगल देखो फ्लैट बन रहे हैं, सारे के सारे बन रहे हैं ना, जिसमें ये एंगल बी है, ये 75 डिग्री है, ये 4b है। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूँ 5b प्लस 75 डिग्री बराबर 180। तो यहां से मेरा b निकल कर आ जाएगा 21 डिग्री। अब जब मेरा b निकल कर आ गया 21 डिग्री तो AB निकल कर आ जाएगा 84 डिग्री। चलिए यहां तक बात समझ में आ गई। 21 निकल कर आ गया, 84 निकल कर आ गया। अब बात आती है C की, तो निकाल सकते हो ना अब तो, क्योंकि हम जानते हैं ये 84 है प्लस 2C बराबर 180 होना चाहिए। 2C प्लस 84 बराबर 180, तो 2C बराबर 96, C बराबर 48। तो C का वैल्यू भी आ गया। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा भैया? A बराबर तो आया 84, B बराबर आ गया 21 और C बराबर आ गया 48। तो ये आपके तीनों आंसर आ गए होंगे और आपने कर भी लिया होगा। क्लियर है? चलिए समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न आपके लिए है, अगला प्रश्न करिएगा। हाँ पढ़ाई कर लो, है ना, सभी के आंसर भी आ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। PQ RS TU, यहां बोला गया है आपसे एंगल A, एंगल B, एंगल C। ठीक है, ये क्या बोला गया है? PQ आपका समांतर है RS के, RS आपका समांतर है TU के, B अनुपात C आपको दे रखा है 3:7। तो A की वैल्यू निकालो, तो A की वैल्यू निकालो।
चलिए आंसर भी आ रहे हैं, देखते हैं कितने स्टूडेंट के सही आते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी से एक एक चीज़ पूछूंगा और आपको पता भी होनी चाहिए, ठीक है। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल ए आपका एंगल सी के बराबर होगा? बोलो भाई, बोलो जल्दी से, पहले बताओ, क्या मैं कह सकता हूँ? बता दो फटाफट से। एंगल ए आपका एंगल सी के बराबर होगा, क्या मैं कह सकता हूँ? आप कह सकते हो जी हाँ। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ ये एकांतर कोण हो रहा है। भाई आपस में पहले, लेकिन वही वाली बात आ गई ना, प्रॉपर्टी तो सेम है, यानी कि एंगल ए बराबर आपका क्या है? एंगल सी है। क्यों है? अल्टरनेटिव एंगल की वजह से। चलिए फिर क्या बोला गया है, अब बात ही खत्म हो जाती है। जब मैं ये कह रहा हूं कि B अनुपात C आपका 3:7 है, तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि वो B अनुपात C ना होकर B अनुपात A है, जो कि 3:7 है। और इन दोनों का योग क्या होता है? A और B क्या है? बोलो, नाम से बोलो, है ना। A और B क्या है? A और B आपका क्या है? कंजुगेटिव इंटरनल एंगल पेयर है, जिसका सम क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल के बराबर होता है। यानी कि A प्लस बी आपका 180 डिग्री होगा, यानी कि 10 रेशो बराबर आपका, अगर 180 डिग्री है तो 1 रेशो बराबर 18 डिग्री हो गया। आपसे क्या पूछा गया? A। तो A रेशो कितना है? A रेशो है आपका 7, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 18 × 7, जो कि 126 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 126 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपने समझ लिया होगा। क्लियर है? चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ बस, ठीक है ना, फिर उसके बाद होमवर्क दूंगा। होमवर्क करके लाओगे ना, प्रॉमिस करो मेरे से। चलिए होमवर्क करके लाना, ठीक है। AB CD EF GH क्या बोला गया है? सारे पैरेलल हैं। AB आपका पैरेलल है CD के, CD पैरेलल है EF के, EF पैरेलल है GH के। BH बराबर आपको दे रखा है 300 सेंटीमीटर। BD आपको निकालना है, ठीक है। BD आपको निकालना है। ये दे रखा है आपको 40 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 60 सेंटीमीटर, और ये दे रखा है 50 सेंटीमीटर। निकाल के बताओ अभी, तुरंत निकाल के बताओ। तो क्या मैंने बताया था आपको कि भैया बात किस में की जा रही है? BH और BD में तुलना करना है। तो BD ये रहा और BH पूरा, तो सिंपल लॉजिक यहाँ भी लगा दो। AC लेना है, यहाँ से AC ले लिया 40, नीचे कितना है? पूरा 40, 60, 100, 150। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो अगर दिमाग लगाना चाहो। ये 150 है तो ये 300 है, ये 40 है तो ये 80 हो जाएगा, ठीक है। ये 150 है तो ये 300 है, ये 40 है तो ये 80 हो जाएगा, ऐसे कर सकते हो। तो ये 60 है तो ये 120 हो जाएगा, ये 50 है तो ये 100 हो जाएगा। अब अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, रेशो है सारा, ठीक है। चलिए अब होमवर्क नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये होमवर्क के क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। वाईफाई स्टडी ऐप पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, मज़ा आएगा, 7, 8 और 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है। तो 13 क्वेश्चन है। साथ के साथ अगर आप NTPC की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन लेंगे इस बार, क्योंकि आपके पेपर हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है?
स्पीड अगर आपको बढ़ानी है तो प्रैक्टिस भी करिए, एक्यूरेसी बढ़ानी है तो भी प्रैक्टिस, और सिलेक्शन लेना है तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे डिपेंड रहना पड़ेगा। आपके लिए बूस्टर चालू कर दिया गया है अनअकैडमी प्लस पर। उसका मेन फोकस आपको एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस करवाना है। आप एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोड लगाना है वाईफाई एनटीपीसी, जिससे कि आपको अनअकैडमी पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा तुरंत। ठीक है, तो मेरा मैथ का बूस्टर चल ही रहा है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही है स्टूडेंट्स की, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरीके से आपको मैं बता देता हूँ कैसे लेना है। इस पर ये सब कुछ मिलेगा आपको, और भी एडिशनल जो भी कोर्सेस हैं वो सब मिलेंगे सिर्फ एक ही कोड के माध्यम से, वाईफाई एनटीपीसी। ठीक है, WIFI एनटीपीसी के माध्यम से। कैसे लेना है एक बार मैं आपको बता देता हूँ। अनअकैडमी ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में रेलवे एग्ज़ाम सेलेक्ट करेंगे। रेलवे एग्ज़ाम के बाद में गेट सब्सक्रिप्शन पर जाकर 6 महीने 3 महीने का भी आप ले सकते हैं, जिससे कि आप बूस्टर को अच्छे से लगा पाएँ। तो ज़रूर ले लेना, क्योंकि 3 महीने की आपको अगर मैं कीमत बताऊं तो 2250 रुपये है मात्र आफ्टर डिस्काउंट। डिस्काउंट कैसे मिलेगा? आप वाईफाई एनटीपीसी कोड लगाएंगे, WIFI एनटीपीसी अप्लाई कर देंगे उसको, तो रेफरल कोड अप्लाइड हो जाएगा। सारे के सारे कोर्स आपको अनअकैडमी प्लस पर मिल जाएंगे। यूज़ कोड वाईफाई एनटीपीसी फॉर 10% डिस्काउंट। आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय साहिल सर, आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो मेरे सभी विद्यार्थियों से मैं यही कहूँगा कि वीडियो को लाइक करके शेयर करके ज़रूर जाएं, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट, लव यू ऑल।